गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी। हमारा लेंस वाला सेगमेंट चल रहा है। हमने अभी तक इसमें फोकल लेंथ फाइंड करना सीखा और फोकल लेंथ के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमारा अगला केस आता है लेंस से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जिस तरह से हमने मिरर में रूल पढ़े थे, हमने मिरर में इसी तरह के 3 रूल पढ़े थे, वैसे ही सेम रूल यहाँ पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंसेज के लिए भी होंगे। तो मैंने ऑलरेडी इनको लिख दिया है ताकि अपना टाइम उसमें वेस्ट ना हो। अब हम इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से इनको समझना है। चलो, पहला रूल जो वहाँ था वैसा ही यहाँ पे भी है कि अगर पैरेक्सियल इंसिडेंट रे होगी तो वो या तो मिलेगी एक्चुअल में या अपीयर टू मीट, है ना। या तो एक्चुअल में मिलेगी या फिर ऐसा लगेगा कि मिल रही होगी। कहाँ पे? फोकस पे। एक्चुअली पैरेक्सियल रे जहाँ मिलती है उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो लेट्स से पैरेक्सियल रे इस तरह से आ रही है, तो अब ये रे रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। तो यही हमारा पहला रूल था। इसी को कॉन्केव लेंस के लिए अगर देखें तो कॉन्केव लेंस के लिए अब देखो, कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्जिंग करता है ना। तो ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इसको पीछे निकाल दो। अब ये रे जब पीछे बढ़ाने पे मिलेगी तो जिस पॉइंट पे मिलेगी वहाँ क्या हो जाएगा? फोकस। ऑब्वियसली बात, अब आपको पता लग गया कि ये रियल में मिली है मतलब रियल फोकस, यहाँ वर्चुअल मिल रही है तो ये वर्चुअल फोकस है ना। इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी और इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। यही सेम रूल वहां पे मिरर के केस में था। दूसरा रूल आता है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो तो वो पैरेक्सियल हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, है ना। सेम रूल वहां पे भी था ना। तो अपन यहाँ पे एक रे को इंसिडेंट करवा देते हैं फोकस से इस तरह से। अगर ये रे फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे हो जाएगी? पैरेक्सियल, है ना। मतलब ये कभी मिलेगी नहीं, जा करके पैरेलल हो जाएगी बस, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे भी फोकस की तरफ अगर इंसिडेंट रे हो इस तरह से, है ना। डायग्राम बनाने का एक तरीका भी है कि आप डायरेक्ट फोकस से ही लाइन खींच देना और फिर इसको बाद में ऐसे कर दें, ठीक है। ये सेम रूल मिरर में भी था कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास हो तो ये पैरेक्सियल हो जाएगी। ये रूल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पैरेक्सियल आए तो फोकस पे मिलेगी, फोकस से आए तो पैरेक्सियल हो जाएगी, है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी पैरेक्सियल आए तो फोकस पे मिलेगी वर्चुअली, और वर्चुअली फोकस की तरफ आ रही है तो वो पैरेक्सियल हो जाएगी। तीसरा, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ओ विल गो थ्रू डेविएशन। अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको बताया था लेंस का मिडिल पॉइंट को बोलते हैं। तो अगर रे इस पे ही स्ट्राइक करे डायरेक्ट, अगर रे इस ओ पर ही स्ट्राइक करे तो ध्यान रखना ओ पे स्ट्राइक करने वाली रे एज इट इज निकल जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन? इसी तरह से ये वाली रे भी एज इट इज निकल जाएगी, है ना। तो ओ से जाने वाली रे में कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज निकाल देनी है आपको। तो यही 3 रूल वहां थे, है ना। वहां पे भी हमने ऐसे पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम रूल है इमेज फॉर्मेशन के लेंस के लिए। इन तीनों रूल्स में देखो एक चीज जो हमने देखी थी कि कॉन्वेक्स लेंस एयर में कन्वर्जिंग होता है और कॉन्केव लेंस एयर में डाइवर्जिंग होता है। वो रूल देखो हर बार है। अब देखो, कन्वर्जिंग होने में कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कन्वर्जिंग का मतलब रे हमेशा मिलनी ही चाहिए। अगर मिलाने की कोशिश भी हुई है ना तो हम उसको कन्वर्जिंग बोल देंगे। जैसे यहां समझना, अब ध्यान से समझना अगला पॉइंट। ये रे जो है वो क्या कभी मिलती अगर लेंस नहीं होता? तो बिल्कुल नहीं, ये तो पैरेलल निकल जाती। लेंस ने इसको इतना डेविएट कर दिया, लेंस ने डेविएशन दिया ना। कल लेंस का डेविएशन निकालना मैंने बताया था, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, दोनों रिफ्रैक्शन की वजह से नेट डेविएशन जो आएगा वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो नेट डेविएशन इतना आया, यहाँ पे भी डेविएशन जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। अब ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन इस तरह से आया दोनों रे में कि दोनों रे एक पॉइंट पे मिली, है ना। और यहाँ डेविएशन इस तरह से आया कि दूर हटी। तो दूर हटना मतलब डाइवर्जेंस, पास आना मतलब कन्वर्जेंस, मतलब ये कन्वर्जिंग का काम कर रहा है और ये डाइवर्जिंग का काम कर रहा है। अब कई लोग इन डायग्राम में सोचते हैं कि सर यहाँ तो दोनों ने ही रे को पैरेलल कर दिया तो कोई भी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नहीं है। गलत। देखो सोचना कैसे, अगर ये लेंस नहीं होता तो देखो ये ऐसे दूर हटती हुई थी,
ये रेस तो दूर हटती हुई थी ना, इनको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ तो मोड़ा ना इसने, इनको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ तो मोड़ा ना, पहले भी यही काम किया था, अब भी यही काम किया। हाँ ठीक है, उतना नहीं मोड़ पाया कि एक्चुअल में मिला देता, लेकिन कोशिश तो करी ना उसने, तो इसका मतलब ये कन्वर्जिंग का काम तो कर रहा है। ऐसे भी सोच सकते हो कि जो रे डाइवर्जिंग थी उनको पैरेलल भी अगर कर दिया तो उसने कन्वर्ज करने की कोशिश तो करवाई ना। सेम यहां पे अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रे एक्चुअली मिल जाती ना, लेकिन देखो इसने प्रिंसिपल एक्सिस से दूर किया दोनों रे को, है ना। तो इसका मतलब इसने डाइवर्जिंग का काम तो किया, इसने डाइवर्जिंग का काम तो किया, ठीक है। हो सकता है ऐसा वाला डाइवर्ज नहीं कर पाया, लेकिन इसने कोशिश तो की ना। देखो डेविएशन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर कर रहा है रे को, इस तरह का डेविएशन आए कि रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होने की कोशिश हो रही है, तो समझ जाना वो डाइवर्जिंग है, और प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ घुमाया जा रहा है तो वो कन्वर्जिंग है ना। और यहां पे तो कुछ भी नहीं हुआ, यहां पे डेविएशन 0 है ना। इस केस में जरूर डेविएशन 0 होता है, ध्यान रखना। तो जो ऑप्टिकल सेंटर पे रे आती है उसके लिए ना कन्वर्जिंग होता है ना डाइवर्जिंग होता है लेंस, ठीक है। वो बिल्कुल एज इट इज निकल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक रूल। अच्छा, कई लोगों को यहाँ पे है ना कन्वर्जिंग में ये कंफ्यूजन होता है कि हमेशा कन्वर्जिंग ही होती होगी रे। देखो एक साइड में डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव लेंस पे अगर आप वर्चुअल रे डालते हो इस तरह से, है ना, कि ये रे यहाँ पे मिलती अगर ये मिरर नहीं लेंस नहीं होता तो, लेकिन इसने थोड़ा दूर मिला दिया, लेंस से गुजरने के बाद ये थोड़ा दूर मिल जाती है ना, मतलब ये ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज यहाँ पे। अब कई लोग सोचेंगे सर अब तो ये कन्वर्जिंग का काम कर रहा है, इसने रे को मिला दिया। नहीं बेटा, ये अभी भी काम डाइवर्जिंग का ही कर रहा है। देखो कैसे, अगर लेंस नहीं होता तो यहाँ मिल जाती ना, उसके मुकाबले रे को देखो इतना तो डाइवर्ज किया ना इसने, और डाइवर्जिंग किधर किया, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर घुमा दिया। तो इसका मतलब ये अभी भी डाइवर्जिंग का काम कर रहा है। तो हमेशा इस केस को ही डाइवर्जिंग नहीं बोलते। डाइवर्जिंग का मतलब है जो डेविएशन आए वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करना चाहिए रे को, तो डाइवर्जिंग, और प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़े तो कन्वर्जिंग, है ना। ये चीज क्लियर रखना। उसी तरह से जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस में अगर मान लो कोई रे इस तरह से जा रही है ना, कि ये इस तरह से जाती लेकिन थोड़ा सा ये इधर मुड़ी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रे अब यहां आगे जाके मिलेगी, नहीं, ये पीछे ही मिलेगी अगर बढ़ाएंगे तो, मतलब इनका नेचर अभी भी डाइवर्जिंग ही है। ठीक है, अब इनका नेचर अगर डाइवर्जिंग है ऑब्जेक्ट और इमेज, तो इस केस में देखो इनका नेचर अभी भी डाइवर्जिंग है ना। कई लोग सोचेंगे सर इसने तो कन्वर्ज करवाया ही नहीं। कोई बात नहीं, कोशिश तो की ना, उसने रे को घुमाया तो सही ना प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ घुमाए, हाँ ये उतना नहीं घुमा रहा है कि ये रे पेरेक्सियल हो जाए या पूरा मिल जाए, उतना नहीं घुमाया, लेकिन कोशिश तो उसने वही वाली की थी ना। इसका मतलब ये कन्वर्जिंग ही है, काम तो कन्वर्जिंग ही कर रहा है, और वो वाला काम डाइवर्जिंग ही कर रहा है ना। तो यहाँ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जब बोलते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ रही है या उससे दूर मुड़ रही है ना। मिलना ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर उसने प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ 1 डिग्री भी घुमा दिया तो हम बोल देंगे वो कन्वर्जिंग है। उसने प्रिंसिपल एक्सिस से दूर 1 डिग्री भी घुमा दिया तो हम बोल देंगे वो डाइवर्जिंग है ना। तो ये सिंपल कंसेप्ट ध्यान रखना, और ये हमारी बेसिक थ्योरी 3 रूल इमेज फॉर्मेशन के जो हम हर बार काम में लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट करो इनको। बच्चों अब हमारा अगला पार्ट इसी में आता है, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन। कब, जब कॉन्वेक्स लेंस को हमने हवा में रखा हुआ है, मतलब वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा है। तो इस केस में देखो, पहला केस आता है जब ऑब्जेक्ट लेंस से काफी दूर हो। काफी दूर मतलब इनफाइनाइट बोल सकते हैं। माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर होगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। अब इस केस में इमेज फॉर्मेशन आपको करना है, तो देखो इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट हो तो रेज कैसे आती है, पैरेक्सियल। पैरेक्सियल रेज जब आएगी तो इस तरह से, पैरेक्सियल रेज कहां से निकलेगी, फोकस से, ऐसे। अब जहां रिफ्रैक्शन के बाद रे मिलेगी वहां क्या बन जाएगा, इमेज। तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, एट फोकस, है ना। और फोकस ये डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी ना, तो एट प्लस एफ लिख देते हैं,
इमेज साइज क्या होगी, वेरी स्मॉल। इमेज कैसी बनेगी, रियल इंटरसेक्शन हुआ ना, रियल। और देखो ऊपर वाली रे नीचे आ जाएगी, नीचे वाली रे ऊपर गई, तो ऊपर की रे नीचे, मतलब जो ऑब्जेक्ट का ऊपर का हिस्सा था वो नीचे बन जाएगा। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज यहां बन जाएगी। फिर जब माइनस इनफाइनाइट से -2f के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट हो, सपोज ऑब्जेक्ट यहां रख दिया हमने, थोड़ा सा पास लेके आ गए, है ना, तो ऑब्जेक्ट जब यहां रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट से, अब देखो कभी भी ऑब्जेक्ट से अगर इमेज फॉर्मेशन करना है तो कम से कम 2 रे हमें लेनी पड़ेगी। भाई आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इमेज। तो कम से कम 2 रे तो इंटरसेक्ट करवानी पड़ेगी ना, है ना। तो अब एक रे तो मैं ले लेता हूं पैरेक्सेल वाली, जिसको रूल 1 के हिसाब से फोकस से निकाल दूंगा। दूसरी रे में कौन सी लूं, दूसरा रूल क्या था, फोकस से आती हुई रे पैरेक्सेल हो जाती है। चलो दूसरी को फोकस से निकाल देते हैं, है ना, और इसको पैरेक्सेल करना है, ये कर दिया पैरेक्सेल। अब जहां ये दोनों रे मिली, है ना, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। तो ए पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, उससे आने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिली, है ना, मतलब ये ए डैश जो है वो नीचे बनेगा, है ना। फिर इस तरह से हर पॉइंट से रे निकालोगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, यहाँ पे ए डैश बी डैश, इस तरह से। इसका मतलब इमेज उल्टी बनी, एफ और 2f के बीच में बनी, है ना। तो हमें क्या क्या पता चला, बिटवीन प्लस एफ एंड प्लस 2f, ओके, ये इमेज के बारे में। स्मॉल साइज की बन रही, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था उससे छोटी इमेज ही बनी, स्मॉल इमेज। और यहां क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड और रियल, क्योंकि रियल में इंटरसेक्शन हुआ ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा आता है, अगर ऑब्जेक्ट को आपने -2f पे रखा हुआ है, तो सेम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास लेके आ रहा हूं, है ना, उसी ऑब्जेक्ट को, ए बी ऑब्जेक्ट है ये, तो इससे आने वाली रे देखो, ये ए और ये बी, वही एक रे पैरेक्सियल जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है वो फोकस से निकलेगी। दूसरी रे फोकस वाली ले सकते हो आप, है ना। तो फोकस से जाने वाली रे कहाँ से निकलेगी, फिर उसके बाद ये निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखो ये इमेज जो है वो लगभग 2f के नीचे बन रही है ना, तो यहाँ पे ये 2f है और उसी के नीचे जस्ट इमेज बन जाएगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज भी बन रही है, और इस वजह से ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। और ये हमारे पास रूल हो गया, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, बिटवीन, नहीं, जब ऑब्जेक्ट -2f पे तो इमेज कहाँ है, +2f, वापस वही सेम साइज, अब स्मॉल थोड़ी, अब सेम साइज की बनेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस भी u और v दोनों इक्वल है ना, सेम साइज इमेज। और वापस रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा पास लाते हो, -2f से -f के बीच में रख देते हो, है ना। तो देखो अब क्या हो जाएगा इस केस में, वापस वही 2 रे, एक पैरेलल, तो उसको फोकस से निकाल दो, और एक फोकस से जाएगी, उसको पैरेलल कर देना। तो अब देखो ये रे जो है वो थोड़ा सा 2f से भी आगे मिलती है, और इस तरह से ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो उसकी इमेज इस तरह से, ए डैश और ये बी डैश। तो देखो बच्चों यहाँ पे है ना, जब रे आगे की तरफ मिल रही है तो इस केस में इन्वर्टेड इमेज तो बनी लेकिन बड़ी साइज की बनी। तो ये कहाँ बनेगी, बिटवीन +2f एंड प्लस इनफाइनाइट, लार्ज साइज, ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। देन उसके बाद आता है -f पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, हमने अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया हो तो क्या होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है तो वापस वही 2 तरह की रे, है ना, एक तो पैरेक्सियल रे डालनी है अपन को, उसको तो फोकस से निकालना है। एक रे जो
अब यहाँ फोकस से तो निकाल नहीं सकते ना अपन रे को, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे है। तो जो तीसरा रूल था ऑप्टिकल सेंटर वाला, दूसरी रे वो वाली मैंने बोला ना कोई भी दो रे हम ले सकते हैं, तो ये अब देखो ये दोनों रे अप्रोक्सीमेटली पैरेलल निकल रही, तो कहाँ जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे एक्चुअली पैरेलल रे कभी नहीं मिलती है ना, मतलब इस केस में इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। पर हम ये बोलेंगे जैसे सपोज f से जस्ट पहले रखते तो इमेज इधर देखो, ऑब्जेक्ट जैसे 2f पे था तो इमेज कहाँ थी 2f पे, 2f से f की तरफ सरकाएंगे तो इमेज और दूर चली जाएगी, ऑब्जेक्ट 2f से इधर आया इमेज इधर और दूर चली गई, फिर और पास लाते जाओ तो इमेज इधर और दूर चली जाएगी। तो f से जस्ट पहले मतलब थोड़ा सा पहले रखते तो इमेज काफी दूर पहुंच चुकी थी, है ना। तो हम फिर ये इमेजिन कर रहे हैं कि जब ये यहाँ f पे रख दिया तो इमेज तो बन नहीं रही है, पर हम सोच रहे हैं कि यार f से जस्ट पहले जब रखा था तब तो इमेज काफी दूर चली जा चुकी थी, तो हो सकता है f पे रखने पे वो इनफाइनाइट पे चली गई होगी इसलिए हमें नहीं दिख रही, ऐसा हम फिर यहां बोल देते हैं, जबकि एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। पर हम क्या बोल रहे हैं कि f से जस्ट पहले रखने पे इमेज काफी दूर चली गई थी, तो हो सकता है कि f पे रखने पे वो इनफाइनाइट पे चली गई होगी, तो हम यहां लिख देते हैं इमेज कहां बनेगी इनफाइनाइट पे, है ना। लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना एक्चुअल नो इमेज फॉर्म्ड, क्योंकि इनफाइनाइट तो कभी आता ही नहीं है ना, तो इस केस में कोई इमेज नहीं बनती है। कैसी इमेज बोलेंगे वेरी लार्ज, भाई इनफाइनाइट में बनेगी, इनफाइनाइट पे आप देखने जा नहीं रहे हो तो बोल दो बहुत बड़ी बन रही होगी, है ना, क्योंकि उससे पहले तक तो बड़ी बन रही थी ना। फिर ये क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हमें ये तो पता ना कि जो ऊपर से रे आई थी वो नीचे मुड़ गई, तो रियल इन्वर्टेड तो बनेगी से जहां भी बनेगी। फिर आता है अगर रे को आप एफ और ओ के बीच में रख देते हो इस तरह से, ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रख देते हो, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, तो इस केस में वापस जो पैरेलल रे आएगी, है ना, एक रे जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से निकलेगी फोकस से, एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो ऐसे। अब ये दोनों रे तो देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब तो डाइवर्जिंग रे है, कहाँ मिलेगी, इनको ऐसा लगेगा कि अगर हम पीछे बढ़ाएंगे, है ना, इन रे को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो वो यहाँ कहीं मिल रही होगी, मतलब ये रे अब किस तरह की इमेज बनाएगी, क्या ये एक्चुअल में मिलेगी नहीं, क्योंकि रे तो रिफ्रैक्शन के बाद आगे गई, तो एक्चुअल में अगर मिलती तो आगे की तरफ ही मिलती, जहां रे जा रही है वहीं तो एक्चुअल में मिलेगी। पीछे तो हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि ऐसा सोचो पीछे बढ़ाने पे यहां मिली होगी, ऐसा तो हम इमेजिन कर रहे हैं, मतलब ये कैसी इमेज है वर्चुअल, और देखो जो रे ऊपर से आई थी वो वर्चुअली ऊपर की तरफ ही मिली, मतलब इरेक्ट इमेज। तो ये क्या हो जाएगा बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू ओ, कैसी हो जाएगी लार्ज साइज इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये इरेक्ट और वर्चुअल इमेज इस केस में बनती है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये हमारे पास बेसिक डायग्राम हुआ इमेज फॉर्मेशन का, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है, तो आप आराम से इसको नोट करें वीडियो पॉज करके, है ना। सारे डायग्राम में मैंने आपको सारा इमेज फॉर्मेशन समझाया है, आप इसको नोट करें अच्छे से। ओके बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लें इसको। अब देखो इमेज प्रॉपर्टी में जब भी इमेज स्मॉल साइज की बनती है, स्मॉल साइज का मतलब क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन लेस देन 1, है ना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1। सेम साइज का मतलब क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1। लार्ज साइज का मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। वेरी लार्ज का मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, ठीक है। और यहाँ वेरी स्मॉल मतलब एक से काफी कम, ठीक है। वापस ये लार्ज साइज तो m ग्रेटर देन 1। अब ये तो m के बारे में हमने बता दिया। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब हो जाएगा m नेगेटिव, ये तो मैंने आपको बताया था ना, इन्वर्टेड का मतलब m नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां इन्वर्टेड मतलब m नेगेटिव, इन्वर्टेड है इसका मतलब m नेगेटिव, इन्वर्टेड है इसका मतलब m नेगेटिव,
फिर इन्वर्टेड है इसका मतलब m नेगेटिव, और यहाँ इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब क्या हो जाता है m पॉजिटिव, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो जब स्मॉल साइज की इमेज है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आएगी, और इन्वर्टेड इसलिए माइनस आएगा, मतलब ये हो सकता है -0.5 -0.25 इस तरह का मैग्निफिकेशन हो। यहाँ मतलब सॉरी ये तो बहुत छोटा वाला है, तो हो सकता है -0.005 इस तरह का हो। यहाँ <1 है और नेगेटिव मतलब -0.5 -0.8 इस तरह से मान लो। सेम साइज मतलब यहाँ मैग्निफिकेशन होता है -1। रियल और इन्वर्टेड है तो यहाँ माइनस में वैल्यू 1 से ज़्यादा है मतलब -2 -3 -4 इस तरह के मैग्निफिकेशन। यहाँ बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन -50 -100 इस तरह से, और यहाँ पॉजिटिव और 1 से ज़्यादा मतलब +2 +3 +4। मतलब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, रियल इमेज भी बना सकता है ना। ये हमने यहाँ पे पढ़ा। कोई कंफ्यूजन हो बेटा? है ना, आराम से समझो इसको और नोट करो। दोस्तों अगला जो इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं वो देखते हैं कॉन्केव लेंस से, कि अगर कॉन्केव लेंस से इमेज बनाई जाएगी तो वो कैसे बनेगी, है ना। वापस हमने एक कॉन्केव लेंस यूज कर लिया। पहला केस जब ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा हो, इनफाइनाइट पे। अच्छा, अब यहाँ ये मत समझना कि इनफाइनाइट का मतलब वाकई बहुत दूर रख दिया। इनफाइनाइट का मतलब होता है लेंस की फोकल लेंथ के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज अगर फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, सपोज अगर फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और अगर आपने ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर दूर भी रख दिया, है ना, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। अब 1 मीटर तो इतना सा होता है, ये कोई बहुत दूर तो नहीं हुआ ना। लेकिन 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 5 से तो काफ़ी ज़्यादा है ना। तो जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ, तो हम ये वाले केस में उसको कंसिडर कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वाकई इनफाइनाइट पे रखना है, नहीं, फोकल लेंथ से बस ज़्यादा दूर रख दो। फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो आप 1 मीटर से ज़्यादा रख दो, ठीक है। फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो आप 2 मीटर से ज़्यादा रख दो, बस, है ना। तो एक अप्रॉक्सीमेशन ही होता है भी। तो जब पैरेक्सल रेज है तो वापस पैरेक्सल रेज को कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करेगा। तो देखो ये रेज जो है वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे बढ़ाने पे कहाँ मिलती हुई दिखेगी, फोकस पे। तो इसका मतलब यहाँ इमेज कैसी बनेगी, एक्चुअल में तो डाइवर्ज हुई ना, पीछे जाने पे मिलेगी। तो इसका मतलब ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, है ना, एंड इरेक्ट। कहाँ बनेगी इमेज, -f, ठीक है, और वेरी स्मॉल, ठीक है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट -इनफाइनाइट से O के बीच में हो, है ना। अब O के बीच में फिर आप कहीं भी रख दो, है ना, चाहे आप F पे रखो, 2F पे रखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस एक रे को तो हम पैरेक्सल ले लेते हैं, ये इसके लिए F और 2F तो बना ही देते हैं खैर। तो देखो एक रे को हमने पैरेलल लिया, ये ऐसा लगेगा कि एक्सिस फोकस से जा रही है ना। दूसरी रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दिया, हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर पे जाने वाली रे एज इट इज निकल जाती है। एज इट इज निकली मतलब रिफ्रैक्टेड रे पीछे बढ़ाने पे यही इंसिडेंट रे के अलोंग ही जाएगी ना। तो ये जो पॉइंट है वो किसकी इमेज है, ए की इमेज। ये ए था तो ये ए की इमेज, ए डैश बी डैश और इस तरह से। तो देखो छोटी इमेज बनी ना, तो है ना। तो यहाँ कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिटवीन -f एंड O और वेरी स्मॉल, या स्मॉल बोल देते हैं, स्मॉल बनेगी, है ना, स्मॉल साइज इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया, देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट को एकदम आप पास में रख देते हो, चाहे मिरर में रखो या लेंस में रखो, अगर ऑब्जेक्ट एकदम पास में रखा है, आपने ऑब्जेक्ट को एकदम पास ऐसे रखा हुआ है, तो ध्यान रखना जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे उसकी इमेज बन जाती है, मतलब एकदम पास में बन जाएगा। तो ये F, इधर 2F, ऑप्टिकल सेंटर F एंड 2F। तो इस केस में इमेज भी लगभग यहीं पे बन जाएगी ना, ये AB और उसकी इमेज भी यहीं पे A डैश B डैश, ठीक है, सेम पोजीशन पे बनेगी ना। तो इस केस में कैसी इमेज बनेगी,
वर्चुअल एंड डायरेक्ट सेम साइज एट -O। ठीक है, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पे जस्ट चिपका के लेंस को रख देते हो तो आपको ऑब्जेक्ट एज इट इज दिखाई देगा, है ना, उसमें कोई चेंज आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो चेंज। मतलब कुछ अलग इमेज देखने के लिए आपको लेंस को थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से दूर रखना पड़ता है। अगर एकदम चिपका के रख दिया तो आपको एज इट इज ऑब्जेक्ट दिख जाएगा फिर, है ना। तो यही 3 रूल हमारे कॉनकेव लेंस के लिए है ना। और ये बिल्कुल किसकी तरह है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह जो हमारा वहां पे था। तो इन बेसिक रूल में हमने इमेज फॉर्मेशन को देखा हुआ है। इस पर कोई कंफ्यूजन किसी को, आप इनको नोट करें, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लें बच्चों। तो ओके बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ तक हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से। तो आप इसको एक बार दोबारा रिवाइज करें, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीके जी। हम शुरू करने वाले हैं अब लेंस से जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ की, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी ऑप्टिकल सेंटर से, उसकी हाइट कितनी होगी। जैसे हमने मिरर में किया था वैसे ही अब हम यहाँ करेंगे। तो देखो बच्चों, लेंस के लिए हम जब इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इमेज डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमारा एक रेफरेंस होती है। इधर इंसिडेंट रे किधर जा रही है, आई केप डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इंसिडेंट रे की तरफ जो डिस्टेंसेस मेजर हो वो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर मेजर हो तो नेगेटिव, है ना। ये बेसिक रूल था, है ना। ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम O। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होगी, है ना। इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर हम मेजर करते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है, और अपोजिट टू इंसिडेंट रे अगर हम मेजर करते हैं तो हमें उसको नेगेटिव डिस्टेंस लेना है। ठीक है बच्चों, ये बेसिक रूल होता है डिस्टेंसेस के लिए। पूरे ऑप्टिक्स में यही रूल चलता है, चाहे आप मिरर की बात करो, चाहे कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करो, चाहे लेंसेज की बात करो, ये रूल पूरे चैप्टर में है। ऐसा नहीं कि मिरर में लेंस में लिखवाया तो लेंस में ही चलेगा, ये हमेशा पूरे चैप्टर के लिए चलेगा। मिरर के केस में बस O की जगह पोल लिख देते हैं हम, है ना। अब देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, U। तो देखो U जो है, दोनों बार हमने मेजर किया ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों बार हम इंसिडेंट रे थी राइट साइड की तरफ, हम गए लेफ्ट साइड की तरफ, तो U दोनों बार नेगेटिव। तो ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट किस तरह का था, रियल ऑब्जेक्ट था ना ये तो रियल ऑब्जेक्ट का U हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहां इमेज कैसी बनी, रियल इमेज। अब रियल इमेज के लिए V मेजर करना है तो V इस तरह से मेजर करोगे, V पॉजिटिव। यहां इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल का V नेगेटिव, क्योंकि पीछे की तरफ बनी इसलिए। फोकल लेंथ मेजर करना है तो यहाँ फोकल लेंथ हमें पता है कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो यहाँ देखो तीनों ही चीज़ें नेगेटिव, यहाँ 2 चीज़ें पॉजिटिव, U नेगेटिव। U नेगेटिव होगा अगर रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल इमेज है तो V पॉजिटिव होगा, लेकिन ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, 1/V माइनस ऑफ 1/U इज 1/F। इसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। इसमें आपको सारी डिस्टेंसेस पुट ऑल विद, इसमें आपको सारी वैल्यूज विद साइन पुट करना है। जैसे U रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा नेगेटिव होता है तो यहाँ वैल्यू माइनस में लिखना। सपोज ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, तो आपको यहाँ -10 लिखना है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स अगर है तो प्लस में लिख देना, कॉनकेव अगर है तो माइनस में लिख देना। फिर उससे V आएगा। अब देखना, अगर V पॉजिटिव आए मतलब रियल इमेज बनेगी, V नेगेटिव आए मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है,
तो ये तो हमने डिस्टेंसेस के लिए रिलेशन देख लिया। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन। बच्चों मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है, ये मैंने मिरर में भी आपको समझाया था। कौन सा होगा? एक तो हो जाएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन किसका होता है? हाइट का, HI/HO। और मिरर में इसका फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ V/U। यहां आता है V/U, मतलब माइनस नहीं आएगा। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि माइनस मिरर में आएगा लेंस में आएगा, तो ऐसे याद रखो, तो मिरर M फॉर मिरर, M फॉर माइनस, बस ऐसे याद रखो कि मिरर में माइनस आता है, M फॉर मिरर, M फॉर माइनस, लेंस में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लेंस के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ना, मतलब हाइट का मैग्निफिकेशन। दूसरा क्या आता है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ का मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं लेंथ का मैग्निफिकेशन, मतलब लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? या तो आप इसके लिए सिंपल सा डेल्टा V/डेल्टा U कर लो, या फिर आप अगर मान लो स्मॉल ऑब्जेक्ट हो तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ dV/-du, dV/du, जो हो जाएगा V²/U², है ना। ये कब यूज करना है? फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, ऐसा बोल सकते हैं ना बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दोनों यहाँ पे आते हैं। इन फॉर्मूला में आपको आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जैसे हमने वहाँ पर मिरर के केस में पढ़े थे। ओके बेटा, चलो नोट करो इसको। अच्छा, आप जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जैसा हमने मिरर में कन्वर्ट किया था ना F/F-U, उसी तरह से यहाँ पे इसको और कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो एक और फॉर्म में F/F+U। ये भी लेंस के लिए हो जाएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, है ना। सिंपल, V को रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन से U और F के टर्म्स में, तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला F और U के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन बेटा अब, है ना। ये बिल्कुल मिरर की तरह ही है ना। बस ध्यान क्या रखना है, मिरर में यहाँ प्लस आता है, लेंस में माइनस आएगा। मिरर में यहाँ माइनस आता है, लेंस में प्लस आएगा। मिरर में यहाँ भी माइनस था, यहाँ प्लस है लेंस में, ठीक है। और मिरर में यहाँ F-U था, लेंस के केस में F+U है। ओके बच्चों, तो ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, और फॉर्मूला सारे के सारे आपको याद रखने है ना। चलो नोट करो बेटा वीडियो पॉज करके। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आता है इस लेंस में। मैंने आपको एक लेंस दिया हुआ है, इस लेंस में दो अलग अलग मटेरियल यूज किए हुए हैं। देखो, लेंस की फोकल लेंथ मटेरियल डिपेंडेंट होती है। मैंने इसमें दो अलग अलग मटेरियल यूज किए हुए हैं, है ना। एक मटेरियल जो है उसकी वजह से जो अपर पार्ट ऑफ लेंस है ना, ये जो अपर पार्ट ऑफ लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10। लोअर पार्ट ऑफ लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ है 30। दोनों है तो कॉन्वेक्स, दोनों कन्वर्जिंग है, लेकिन फोकल लेंथ अलग अलग है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो रे ऊपर वाले पार्ट से निकलेगी वो रे अलग जगह जाके फोकस होगी, है ना। तो इनसे, इस अपर वाले पार्ट से, अब देखो अपर पार्ट वाले लेंस की बात करें, है ना, तो इसमें फोकल लेंथ है 10 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 15। तो अपर लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ? F और 2F के बीच में, है ना। तो फॉर अपर लेंस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन -F एंड -2F, है ना, क्योंकि ये -F कितना हो जाएगा? 20, 10 और 20 के बीच में ना 15। तो अब यहाँ पे U कितना दिया हुआ है? -15, F कितना दिया हुआ है? +10, तो 1/V -1/U इज 1/F, 1/V -15 इज 1/+10,
कितना हो जाएगा बच्चों सॉल्व करने पे 1/10 माइनस ऑफ 1/15 33 माइनस 2 1/30 सो v इज +30। प्लस आने का मतलब क्या हुआ रियल इमेज, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है पॉजिटिव मीन्स रियल, v पॉजिटिव आने का मतलब है रियल इमेज। ठीक है बच्चों, तो यहां रियल इमेज बनेगी, ये हमने देख लिया। इसी केस में अगर हम बात करें दूसरे केस, अच्छा हमने मैग्निफिकेशन और निकालना है, तो मैग्निफिकेशन h1/ho इज v/u। h1 पहली इमेज की हाइट को मान लेते हैं h1, तो h1/1 mm, v कितना दिया हुआ है +30, वैल्यू आपको विद साइन पुट करनी है, -15 दैट इज -2, तो h1 कितना आ जाएगा -2 mm। माइनस आने का मतलब m नेगेटिव आने का मतलब क्या है इन्वर्टेड, तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ठीक है, ये तो हमें वैसे ही पता था कि f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है ना, तो हमने इसको कर लिया। हम अगर लोअर पार्ट ऑफ लेंस की बात करें तो लोअर लेंस में क्या है, फोकल लेंथ है 30, ऑब्जेक्ट है 15 पे, मतलब फोकस से भी पहले है ना, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o, तो इस केस में u कितना है -15, f कितना है 30, तो 1/v -15 इज 1/this, तो 1/30 माइनस ऑफ 1/15 1 - 2, तो 1/v इज -30, v इज -30 -30। v नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, v नेगेटिव मतलब v भी पीछे की तरफ मेजर होगा, मतलब वर्चुअल इमेज, v नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, तो एक इमेज तो बनेगी रियल, दूसरी इमेज बनेगी वर्चुअल। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यहां हम मान लेंगे h2/ho दैट इज v/u, h2ho कितना है 1 mm, v कितना दिया हुआ है -30 -15 u की वैल्यू है ना, तो +2 m प्लस आने का मतलब क्या हुआ इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो इससे हाइट ऑफ h2 इमेज क्या आ जाएगा +2 mm, मतलब देखो मैग्निफिकेशन दोनों बार आया तो कितना 2, मतलब दोनों बार डबल साइज की इमेज तो बनी, लेकिन एक बार तो कैसी बनी इरेक्ट है ना, तो एक बार तो इरेक्ट इमेज बनेगी और दूसरी बार कैसी एक बार तो इन्वर्टेड बनी और एक बार इरेक्ट बनी। तो जो ऊपर वाला लेंस है, ऊपर वाले लेंस से अगर मान लो मैं इस तरह की रे निकालता हूँ ब्लू कलर से, तो ये ब्लू कलर से जो रे आई वो f इसके लिए यहाँ मान लिया और 2f यहाँ मान लिया, तो f से निकल के ये 2f के भी पीछे जाके इमेज बनाएगी ना, तो ये इमेज जो है वो कुछ इस तरह से बन रही होगी यहाँ पर। और किस तरह की बनेगी बच्चों, डबल साइज की इमेज बनेगी, तो ये हो जाएगी मेरे पास 2 mm, दिस इज व्हाट I1 इमेज, तो इस तरह से यहाँ I1 इमेज बनेगी। अब इसके बाद दूसरा जो लेंस है, इससे जो रे आएगी वो किस तरह से निकलेगी, तो इससे जो रे आएगी, अब दूसरे लेंस से जो रे आएगी वो कैसी इमेज बनाएगी, कैसी इमेज बनाएगी इरेक्ट, मतलब जिस तरह से ऑब्जेक्ट है वैसे ही। तो यहाँ से एक इमेज हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से रे इधर निकल जाएगी, फिर ये पीछे बढ़ाने पे कहीं जाके मिलेगी 30 पे, तो इसकी इमेज बन जाएगी B और ये A डैश B डैश, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों 30, और इधर भी डिस्टेंस कितनी आई थी 30 आया था इधर भी, तो दोनों इमेज की डिस्टेंस तो 30 है, लेकिन ये V1 जो है वो क्या है -30 और V2 सॉरी ये +30 और ये क्या था -30 ना, +30 मतलब कि रियल इमेज और वो वर्चुअल इमेज। इस तरह से हमने दोनों लेंसेज के लिए इमेज कहाँ बनेगी वो पता किया, नेचर पता कर लिया, इरेक्ट वर्चुअल है ना, और ये +2 आने का मतलब लार्जर, इरेक्ट एंड लार्ज। यहाँ इन्वर्टेड
और लार्ज। लार्ज का पता कैसे चला, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है, और यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये लार्ज हो जाएगी इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, लार्ज, यहाँ वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और लार्ज। ठीक है, और दोनों इमेज आपस में। अच्छा, यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि सेपरेशन बिटवीन इमेजेस, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेपरेशन बिटवीन इमेज, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना आंसर। ये सेपरेशन दोनों इमेज का अगर हम मान लेते हैं d, तो d कैसे निकालोगे बच्चों, v1 प्लस v2 की वैल्यू को ऐड कर दो। v1 कितना है 30 प्लस 30 60, मतलब दोनों इमेजेस का सेपरेशन कितना हो जाएगा इस केस में 60 सेंटीमीटर। तो दो इमेज बनेगी, दोनों 60 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें अपन ने फॉर्मूला यूज करना सीखा है। एक ही क्वेश्चन में मैंने दो लेंस बना दिए ताकि आपको दोनों तरह के कंसेप्ट समझा सकूं, है ना बच्चों। चलो नोट करो इसको। वीडियो पॉज करके नोट करें बेटा। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्ट को हमने 12 सेंटीमीटर पे प्लेस किया। देखो अब यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको डायग्राम दिया हुआ था, फोकल लेंथ वहीं मेंशन कर दी थी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस शो कर दी थी उसी डायग्राम में, और ऑब्जेक्ट की हाइट भी डिनोट की थी। तो आपको क्वेश्चन समझने में मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको पता चल गया डायग्राम देखते ही कि क्या क्या गिवन है, और आपने फिर फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लिया। लेकिन कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज आती है, उसी चीज को वो जब लैंग्वेज में देते हैं तो लाइन 5, 6, 7 लाइन का क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ आपकी मेहनत है, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखो आपको फॉर्मूला पता है, आपको थ्योरी पता है, आपको ये भी पता है कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करने का काम आपको कर लेना है। यही चीज जो है सबसे समझने की बात होती है। 10 बच्चे अगर उनको फॉर्मूला आते हैं तो भी वो इस तरह के क्वेश्चन में अटक जाते हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चन विजुलाइज नहीं होता है, उनसे क्वेश्चन का डायग्राम ही नहीं बनता है। तो उनकी थ्योरी या फॉर्मूला जो उनको रटे हुए हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायग्राम में उतारना है। आपको हर चीज, एक एक वर्ड जब आप पढ़ते हो उसको इमेजिन करना है कि क्या ये बोल रहा है। एक तो था खाली आपने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ के इमेजिन भी कर रहे हो, तो वहां पे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ के उसको डायग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। चलो हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और इसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। चलो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। डिस्टेंस कहां से दी, ऑप्टिकल सेंटर से। चलो लेंस बना दो यहाँ पे। अच्छा, अब आपके दिमाग में आया कि सर कॉन्वेक्स ही क्यों बनाया। चलो अभी कॉन्वेक्स नहीं, अभी कोई भी एक लेंस बना देते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। कौन सा लेंस है मुझे नहीं पता, तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर तो दोनों लेंस में होता है ना, तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर दिखा दिया। अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ प्लेस किया, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से 12 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इतनी तो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, जहां तक पढ़ा वहां तक इसको बना दिया। फिर लेंस बना रहा है वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज दोनों लेंस बनाते हैं, कॉन्वेक्स भी बनाता है, कॉन्केव भी बनाता है। तो अभी तक तो पता नहीं चला कि लेंस कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, क्योंकि दोनों ही वर्चुअल इमेज बनाते हैं। कॉन्वेक्स कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में हो। कॉन्केव तो हर वक्त बनाता है। कॉन्वेक्स जब एफ और ओ के बीच में हो तब बनाता है, कॉन्केव हमेशा ही बनाता है। तो अभी भी कंफ्यूजन है कि लेंस कौन सा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। मतलब इसने अब ऑब्जेक्ट को उसी लेंस से थोड़ा दूर कर दिया, है ना। ये जो लेंस हमने रखा हुआ था, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, लेंस वहीं रखा हुआ है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को जो इसकी प्रीवियस पोजीशन थी उससे हमने 8 सेंटीमीटर और दूर सरका दिया, है ना। तो जो डिस्टेंस पहले 12 सेंटीमीटर थी उसमें 8 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया।
तो नया u क्या हो गया, नया u हो जाएगा -20। पहले वाला u कितना था, -12। ऑब्जेक्ट को हमने दूर शिफ्ट किया ना। अब ये बोल रहे हैं कि उस केस में रियल इमेज बनी सेम साइज की। अरे भाई रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव तो कभी नहीं बनाता, तो फिर कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स रियल वर्चुअल दोनों बनाता है ना। इट मीन्स अब समझ में आ गया कि ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो अब यहां लेंस की जगह कॉन्वेक्स लेंस बना दो। तो देखो मैंने डायग्राम भी बना दिया है ना। u1 दिया हुआ है -12, u2 दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि पहले केस में वर्चुअल इमेज बनी थी, तो मैंने वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स जब वर्चुअल बनाता हूँ बड़ी इमेज बनाता है ना, तो मान लिया इसने ये इमेज बनाई होगी a डैश b डैश, ठीक है, और ये h1, ठीक है। दूसरे केस में कैसी इमेज बनी, रियल ऑफ सेम साइज से। अब देखो यहां वर्चुअल इमेज जो थी वो बड़ी थी, अब सेम साइज जो पहले वाली इमेज थी उसके जितनी ही साइज की इमेज बनाई, मतलब h2 किसके बराबर है, h1 के बराबर है। तो पहले अगर बड़ी इमेज बनी तो अब भी बड़ी इमेज ही बनेगी, लेकिन ये इन्वर्टेड बनती है ना। हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाता है वो हमेशा इन्वर्टेड बनाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास, ठीक है, तो ये इसके लिए a डैश और ये इसके लिए b डैश बन गया। अब इसमें दोनों बार क्या बोला है कि h1 और h2 सेम है। हमें पता है कि h1 और h2 सेम है। ये इंफॉर्मेशन कहां से पता लगी, उन्होंने दिया ना, ऑफ सेम साइज एज प्रीवियस इमेज, जो पहले वाली इमेज की साइज थी वैसी ही इस इमेज की भी साइज है गिवन। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है ना। हाइट ऑफ इमेज सेम है, इसका मतलब h1 अपॉन ho इक्वल्स टू h2 अपॉन ho। इसका मतलब मैग्निफिकेशन, अब हमें पता है कि h2 h1 से तो माइनस में है ना, तो इसका मतलब h2 और h1 जो है वो माइनस में है, तो h2 इज माइनस ऑफ h1, तो h2 बाई ho इज दिस, है ना। ये क्या हो जाएगा, m2 इज माइनस ऑफ m1। h2 का मतलब क्या था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सेकेंड केस में, और यहाँ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फर्स्ट केस में। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, f अपॉन f प्लस u2 माइनस ऑफ f अपॉन f प्लस u1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, f कितना दिया है आपको नहीं पता, f ही तो बताना है, f ही पूछा हुआ ना, तो f अपॉन f माइनस ऑफ u2 कितना था 20 माइनस 20, f अपॉन f माइनस ऑफ प्लस ऑफ f प्लस है ना, तो प्लस ऑफ इधर -12, f से f कट जाएगा, तो f माइनस ऑफ 12 इज माइनस ऑफ f माइनस 20, f प्लस f इज 20 प्लस 12, तो f इज 16। प्लस आ रहा है, अब अच्छा प्लस तो आना ही था क्योंकि हमारे पास लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव। तो इससे मेरा आंसर आ गया कि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे अब कंसेप्ट क्या था, हमें लैंग्वेज को डायग्राम में उतारना आना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज से डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपसे डायग्राम बन जाता है तो फिर उसके बाद तो मैथ्स और फिजिक्स बची। ये स्टेप जो यहां है लैंग्वेज से डायग्राम बनाना, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। और पता है हम जब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम ये चीजें नहीं सीखते, हम ये चीजें सीखते हैं। प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करना इसीलिए जरूरी है ताकि हमें ये चीजें समझ में आए कि किस तरह से इनको अप्लाई किया जाता है। बाकी क्या ये फॉर्मूला जिस बच्चे से क्वेश्चन नहीं होता उसको नहीं पता है क्या, ये फॉर्मूला तो बोर्ड वाले बच्चों को ही पता होते हैं ना, लेकिन उन फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है वो केवल प्रैक्टिस से आता है। इसीलिए बच्चों काफी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपने क्वेश्चन बैंक को मजबूत बनाते जाएं, है ना बच्चों। समझो इसको और नोट करो। ये यहाँ पे कंसेप्ट था, उसके बाद यहाँ पे क्या था, फिजिक्स। मैंने बोला ना हर तरह के क्वेश्चंस के 3 पार्ट होते हैं, और ये क्या पार्ट है, मैथ्स। तो कंसेप्ट ये, फिजिक्स ये और ये मैथ्स ये। इस तरह से हमारा एक फिजिक्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ध्यान रखना बच्चों ये एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है ना। चलो आप इसे नोट करें बेटा वीडियो पॉज करके।
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक स्क्वायर प्लेट गिवन है जिसको लेंस के पास रखा हुआ है ना, और दो केसेस दिए हुए हैं। जैसे मान लो लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से, तो आपने एक बार तो प्लेट को ऐसे रखा हुआ है फर्स्ट केस में, मतलब जो स्क्वायर प्लेट का प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है ना, मतलब उसकी एक साइड जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। इस वाले केस में हमने उसी स्क्वायर प्लेट को ऐसे रख दिया, पहले वाले केस में ऐसे रखा और दूसरे वाले केस में ऐसे रखा। ये तो समझ में आया ना आपको। दोनों केस में आपको एरिया बताना है। अब देखो यहां पे साइड लेंथ कितना है 1 mm, जो कि काफी कम है किससे, u से। u कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है ना। साइड लेंथ 1 mm u से तो काफी कम है ना, तो चाहे आप b की डिस्टेंस लो या a की डिस्टेंस लो, ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर ही मान सकते हैं ना। तो हम इसकी सबसे पहले इमेज निकाल लेते हैं। सो UA और UB लगभग सेम माना जाएगा, कितना 15 सेंटीमीटर। चाहे आप a की डिस्टेंस लो या b की डिस्टेंस लो, दोनों को 15 ही मानना है। अब 1/v माइनस ऑफ 1/u इज 1/f, तो इससे आप वैल्यू निकालोगे तो 1/u कितना आएगा माइनस ऑफ 15 10, तो इससे v कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, v आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये अपन ने सॉल्व किया हुआ था ना पिछले क्वेश्चन में। तो v आएगा +30, +30 का मतलब रियल इमेज बनेगी है ना, क्योंकि वैसे भी f और 2f के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो कैसी इमेज बनती है, ये तो आपको पता है कि f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है ना। और वो कहाँ बनती है 2f के भी पीछे, और बड़ी इमेज बनेगी ना। तो अब देखो, अब f और 2f के बीच में जो पॉइंट f के ज्यादा पास होता है ना उसकी इमेज दूर बनती है, तो b ज्यादा पास है तो b की इमेज दूर बनेगी, मतलब ऐसी कोई इमेज बनेगी अब हमारे पास है ना। b दूर, a इधर, ठीक है इस तरह से, और ये a के ऊपर कौन था d, तो d नीचे आ जाएगा, और b के ऊपर कौन था c, तो c नीचे आ जाएगा। इस तरह से इमेज बनेगी। इस इमेज का v कितना आएगा 30 है ना, ये v तो 30 आ गया। पहले केस में हमने ये चीज सॉल्व की। अब देखो हमें इसकी साइड लेंथ भी बतानी है। जो BC साइड है और जो AD साइड है वो तो हाइट के अलोंग है ना भाई। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आप ऐसे चलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर चलते हो, तो उसको हाइट बोलते हैं। तो हमें यहां पे बताना है BC की जो इमेज है BC डैश, इसकी हाइट मान लेते हैं h1। अगर इसकी h1 है तो इसकी भी लगभग h1 ही आएगी ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों की हाइट सेम है और u दोनों के लिए सेम है, तो दोनों की इधर भी हाइट सेम आएगी। तो h1 हाइट हम कैसे निकालेंगे, फॉर h1 ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लगा दे, तो h1/1 mm v30 माइनस ऑफ 15, तो कितना आ जाएगा h1 2 mm। मतलब ये दोनों साइड लेंथ कितनी है 2 mm की। फिर अब हमारे पास L हमें बताना है ना, तो L बताने के लिए क्या करेंगे, फॉर L1 ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लें। तो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन LI/LO v²/u²। तो देखो बच्चों LI/LO कितना है भाई, लेंथ भी तो 1 mm है ना, तो ये हो जाएगा 30/-15 का स्क्वायर, मतलब कि कितना +4, ठीक है। तो +4 का मतलब यहां पे देखो LI इज +4 और ये 1 mm, तो +4 × 1 mm मतलब कि 4 mm। तो इस तरह से 4 mm, मतलब यहां पे अब जो ये बनेगा, ये जो साइड बनेगी ये कितनी बनेगी 4 mm, ये भी कितनी बनेगी 4 mm, ये कितनी है बच्चों, ये वाली है 2 mm, और ये वाली साइड भी कितनी है 2 mm। तो पता वो आपसे पैरामीटर पूछ सकते हैं। पहले पैरामीटर कितना था 1 1 1 1, कितना था 4 mm। अब पैरामीटर कितना है 4 और 4 2 8, 2 और 2 4, तो 8 और 4 12। तो इनिशियल टोटल साइड लेंथ क्या थी
टोटल साइड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी 1 + 1 + 1 + 1 टोटल 4 mm। ठीक है, और टोटल साइड लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 4 + 2 + 4 + 2 कितना हो गया 12 mm, है ना। इस तरह से आप एरिया भी निकाल सकते हो, पहले एरिया था 1, अब आएगा एरिया 8, है ना। तो जो भी पूछा जाए साइड लेंथ आने के बाद तो हम बता ही सकते हैं। ध्यान रखना स्क्वायर था उसका रेक्टेंगल बना, ये जरूर ध्यान रखना। कई बार वैसे पूछते हैं कि स्क्वायर की इमेज कैसी बनेगी, स्क्वायर नहीं बनेगी, ये रेक्टेंगल बन रही है यहाँ पे, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, u से v निकाला, फिर v से हमने लेंथ का मैग्निफिकेशन निकाल लिया, क्योंकि AB और CD तो लेंथ के अलोंग है। हाइट का मैग्निफिकेशन निकाला BC और AD के लिए, उस समय फाइनल इमेज के पैरामीटर मिल चुके। दूसरे पार्ट में देखो ऑब्जेक्ट को कैसे रखा हुआ है। पहले ऑब्जेक्ट था प्रिंसिपल एक्सिस में ऐसे, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट का प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस में ही था। अब ऑब्जेक्ट का प्लेन से परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब जो ये देखो हाइट का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, लेंथ हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होती है। हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब केवल यही थोड़ी है, ये भी तो परपेंडिकुलर है। देखो तो परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब ये चारों साइड अब हाइट की तरह काम करेगी, है ना। हियर ऑल 4 साइड एक्ट एज हाइट, है ना। इसका मतलब वही देखो u कितना है -15, f कितना है +10, सॉल्व करने पे v आ जाएगा कितना +30। ठीक है, ये तो हमने पहले ही सॉल्व किया था। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 -15 तो कितना आएगा ये -2, है ना। अब सभी में आपको कौन सा मैग्निफिकेशन लगाना, हाइट वाला ही तो लगाना है। तो इस तरह से बस ये इमेज बन जाएगी अब आपके पास, ठीक है। तो A जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस से इधर था ना, वो उल्टा बनेगा, तो ये A डायगोनली शिफ्ट कर देना आप, ठीक है। C इधर आ जाएगा, D इधर और B इधर, है ना। भाई ऐसे ही तो होता है, ऐसे वाला ऐसे हो जाता है, तो जो डायगोनल ऐसे है वो उल्टा हो जाएगा, तो डायगोनल को उल्टा कर दो, BD को उल्टा करके B इधर लिख दो, D इधर लिख दो, इस तरह से, है ना। अब आपको हाइट बताना, तो सबकी हाइट क्या आ जाएगी अपने पास 2 × 1 mm, तो 2 mm। इसका मतलब टोटल साइड लेंथ क्या आएगी 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 8 mm। तो यहाँ पे ये 8 mm जो है वो टोटल साइड लेंथ है चारों साइड की, क्योंकि सभी में अब हमने केवल कौन सा मैग्निफिकेशन लगाया, हमने सभी में 2 mm है ना, तो 2 mm इन सबकी साइड लेंथ हो जाएगी। और ये क्या बनेगा, स्क्वायर की इमेज स्क्वायर बनेगी। अब इस केस में पहले बनी थी रेक्टेंगल, है ना। क्यों बना था, क्योंकि पहले दोनों तरह के मैग्निफिकेशन लगाए, लेंथ वाले में लेंथ का मैग्निफिकेशन लगाया, हाइट वाले में हाइट का लगाया, यहाँ दोनों बार ही हाइट का लगाए, है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन बेटा, चलो सॉल्व करो इसको, लिखो इसको। और ये हमारा बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं लेंस के, जिसमें हमने फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखा। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप इनको नोट करें और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें शीट में से। ऑल द बेस्ट बच्चों।